और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे, जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था? तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं मान्यवर, एक और विषय, माननीय खड़गे जी ने कहा था कि देश की साक्षरता दर और एक इनकलाब आएगा, 1951 में 18% थी। मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, इनकलाब आएगा नहीं, इनकलाब आ चुका है। जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की 1991 में, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो गई। 2001 में साक्षरता दर ने क्रॉस किया 60%, हमारे नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आ गई। 2011 में 70% क्रॉस किया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई। 2021 में 80% क्रॉस करेंगे, 400 के बहुमत की सरकार आएगी। क्यों? जो समाज शिक्षित हो रहा है, सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। और भारत की युवा पीढ़ी उसको देखकर पूरी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक और आरोप लगाया जाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज दो दलों का नाम सबसे ज्यादा आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार और झारखंड का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा थी क्या? भाई, आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं, आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, इसलिए आज आप जिस प्रकार का विभाजन, और मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे विरोधियों को कोई आपत्ति है तो मैं विनम्रता से कहता हूं 1990 के बाद की एक लोकसभा बता दें जिसमें इन दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने से लेके मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों के जमाने में। तो भाई, अगर आपका तो ये भ्रष्टाचार से याराना बहुत पुराना है और इसके लिए सिर्फ मोदी जी पर इल्जाम लगाना है, मैं तो ये बात सही नहीं मानता, ये यथार्थ है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार को कवर अप करना होता है तो कैसे कवर किया जाता है मान्यवर? मैं एक बात कहना चाहता हूं, करप्शन को एक सी से नहीं कई सी से कवर किया जाता है। उसमें कास्टिज्म भी लाना है, उसमें कम्युनलिज्म भी लाना है और उसमें क्रिमिनलिज्म भी लाना है। इस ढंग से कवर अप किया जाता है करप्शन के लिए। तो जब जरूरत होती है तो देश के अंदर विभाजन की बात करो,
ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए, करप्शन से बात हट जाए। तो कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई वर्ग की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इन्होंने जिस प्रकार के डिवीजन की बात कही, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि आपने, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। आज एक हमारी सोच, इनकी सोच में क्या अंतर है, जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अमृतकाल आ गया है और हमें इस प्रकार के सभी प्रभावों से अपने को मुक्त करना है और उस प्रभाव से मुक्त होकर हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। यहां पर एक और बात कही थी हमारे विपक्षी दलों के लोगों ने, वो कहते हैं हम तो बहुजन की बात करते हैं। मान्यवर, ये वास्तविकता में कहते तो बहुजन की बात है, पर करते सिर्फ परिवारजन की बात है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। मगर इनकी सोच और हमारी सोच में अंतर यह है कि मोदी जी कहते हैं यदि आप बहुजन की बात करेंगे तो भी कुछ जन तो छूट जाएंगे। तो मोदी जी उस विचार से प्रेरित हैं जो कहती है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबको मिलेगा, जो सरकार की नीतियां होंगी, सरकार के लाभ होंगे, वो सबको मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये हमारा संस्कार है और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब ये बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहां ये सम्मान की बात करते, इनके यहां तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने सबको दिया। ये मोदी जी की विराट सोच और इन चीजों के बारे में हमारा जो नजरिया है वो उसको दर्शाता है।